कि आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स के उत्तल दर्पण को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है और इसका उपयोग किस प्रकार होता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में गोलीय दर्पण से संबंधित सारे प्रश्नों को देख लिए हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये भी देख लिए हैं। अवतल दर्पण प्रतिबिंब और अवतल दर्पण का उपयोग किस प्रकार होता है वो भी देख लिए हैं। अब रह गया है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है तथा उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग किस तरह से करते हैं और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आज की वीडियो में इतने सारे हम बातों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसमें प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से होता है और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण की अगर बात की जाए तो अवतल दर्पण के अपेक्षा उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये देखिए यहाँ हमने एक उत्तल दर्पण लिया है। ये एक गोलीय दर्पण का एक हिस्सा है, ये एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये एक उत्तल दर्पण है। इसको हमने अंदर से कलई किया हुआ है। इसको अंदर से हमने क्या किया है, कलई किया है। इसका बाहरी भाग जो है, इसका बाहरी भाग, इसका जो ये बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग क्या है, ये चिकना है। बाहरी भाग क्या है, ये चिकना है। इसी से हो करके कोई भी प्रकाश आता है और ये क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, अब परावर्तन क्यों होता है, क्योंकि ये दर्पण है तो दर्पण से परावर्तन ही होता है। अपवर्तन के लिए लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अपवर्तन के लिए लेंस की आवश्यकता होती है, जिससे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग केवल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे और इसका उपयोग पढ़ेंगे। तो देखिए, उत्तल दर्पण कहते किसे हैं, अगर इसकी डिफाइन किया जाए, इसकी बात किया जाए तो उत्तल दर्पण को यहाँ देखा जाए तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ होता है। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण देखिए, ये हुआ अवतल दर्पण। अगर इसको हम लोग बाहर से कलई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अवतल दर्पण हो जाएगा। इसका आंतरिक भाग परावर्तन का काम करेगा। आंतरिक भाग से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। और जबकि उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण की बाहरी भाग जो उठा हुआ भाग होता है, जो चिकना होता है, जिसे परावर्तक सतह कहते हैं, इस भाग से परावर्तन होता है। तो देखिए, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में इतना ही अंतर है कि अवतल दर्पण किसी भी प्रकाश को अपने आंतरिक भाग से परावर्तन करता है, जबकि उत्तल दर्पण अपने बाहरी भाग से परावर्तन करता है। इस तरह से उत्तल दर्पण को डिफाइन हम लोग कर सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको आंतरिक भाग से कलई किया जाता है। इसका कलई किधर से होता है, आंतरिक भाग से होता है। ये भी एक खोखले गोलीयकार का भाग होता है। आई होप आप लोगों को उत्तल दर्पण अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ जो होता है क्या होता है, ऊपर की तरफ उभरा होता है या उठा हुआ होता है, उससे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से होता है देखते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से होता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हो जाएगा हम लोगों का क्या चीज़, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब उत्तल दर्पण क्यों, क्योंकि देखिए, इसका परावर्तक पृष्ठ जो है ये क्या है, उभरा हुआ है। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ है, तो हम लोग इसे उत्तल दर्पण कहेंगे। अब इसमें हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण देखना है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखना है, प्रतिबिंब का निर्माण देखना है। तो देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण के लिए मुख्य रूप से 3 पॉइंट होते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण के लिए मुख्य रूप से 3 पॉइंट होते हैं। देखिए, एक हो जाता है इस जिसे हम लोग ध्रुव बोलते हैं, एक हो जाता है ध्रुव जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं, और दूसरा हो जाता है इसका फोकस दूरी, और तीसरा क्या होता है, अनंत। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अगर वस्तु को हम लोग अनंत पे रखें, यानी कि दूर की वस्तु को अगर प्रतिबिंब बनाए तो किस प्रकार का बनेगा। और दूसरा स्टेज क्या होता है, यानी कि पहला हो जाता है हम लोग का अनंत, और दूसरा हो जाता है अनंत तथा ध्रुव के बीच अगर कहीं भी वस्तु रहे तब इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, और ध्रुव पर रहे तब इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो देखिए, अब ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसमें हम लोग आभासी किरणों द्वारा मिलाते हैं। इस तरह से हम लोग इसका फोकस जो है सामने न रख करके इधर रखेंगे। ठीक है, इस साइड रखेंगे तो यहाँ इसमें क्या हो जाता है, इधर हो जाता है फोकस, और इधर हो जाता है इसका वक्रता केंद्र, और इधर हो जाता है इसका अनंत। अब देखिए,
अपने से कहीं भी नहीं रखना है। हमने शुरू में भी बताया कि फोकस आप कहीं अंदाजी नहीं रख सकते हैं। फोकस किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश परावर्तन होकर के वह प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरता है वहाँ पे फोकस होता है, और वक्रता केंद्र तो उसका केंद्र ही होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर पहले बात करें कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो देखिए अनंत पर जब वस्तु होता है यानी कि वो काफ़ी दूरी पर जब होता है तो उससे चलने वाली प्रकाशीय किरण सीधी रेखा में गति करते हैं। उससे चलने वाली प्रकाशीय किरण किस रेखा में चलते हैं? सीधी रेखा में चलते हैं। और ये किरणें सीधी रेखा में जब चलते हैं तो परावर्तन होने के बाद ये फोकस से गुजरते हैं। हालांकि इसमें फोकस नहीं है, इधर हम लोगों ने फोकस क्यों नहीं दिया? क्योंकि देखिए ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। यानी कि अगर पतले जगह से प्रकाश को भेजा जाए तो ये चौड़ा कर देता है। जैसे देखिए ये प्रकाश यहाँ जा रहा है तो ये इधर ना आकर के ये क्या करेगा? इधर भेज देगा। अब इधर क्यों भेज देगा? क्योंकि देखिए इसका सतह जिधर मुड़ा रहता है प्रकाश उधर ही परावर्तन हो जाता है। अगर इसी को हम लोग इस तरह से कर्व कर दे तो ये अंदर की तरफ प्रकाश को भेजता। तो देखिए और ये प्रकाश कहाँ जाएगा? तो इधर जाएगा। तो इस तरह से ये प्रकाश देखिए फैल जा रहा है, ये इधर आकर के इधर चला जा रहा है और ये इधर से इधर चला जा रहा है, और ये दोनों किरणें अब कहीं मिलेंगी नहीं। और प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है? तो प्रतिबिंब का निर्माण तभी होता है जब प्रकाशीय किरणें वस्तु से निकलने वाली प्रकाशीय किरणें किसी न किसी बिंदु पे निश्चित रूप से या आभासी रूप से मिलती हो, तो उस स्थान पे उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो लेकिन अगर हम लोग इसको देखें तो ये इधर चला जा रहा है, लेकिन अगर हम इसको अगर आभासी किरणों द्वारा मिला दें, अगर हम इनको आभासी किरणों द्वारा यहाँ पे हम मिला दें, अब इन किरणों को हम लोग क्या करेंगे कि इन किरणों को हम लोग आभासी किरणों के द्वारा पीछे मिला देंगे। ठीक है, और ये किरणें कहाँ मिलेंगी? जा करके फोकस पे मिलेंगी। ये किरणें कहाँ मिलेंगी? जा करके फोकस पे मिलेंगी। तो इस तरह से अनंत पर स्थित वस्तु को हम लोग जब फोकस पे मिला देते हैं तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? फोकस पे बन जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? फोकस पे बन जाता है। अब देखिए इसका आपको प्रकृति पूछता है कि अनंत पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति को समझाएं। तो देखिए अगर वस्तु अनंत पर रहे, इसको हम लोग इस तरह से इसकी प्रकृति को लिख सकते हैं कि अगर वस्तु अनंत पे रहे, देखिए हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर वस्तु अनंत पे रहे तो क्या होगा? जब वस्तु अनंत पर हो तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। और ये कैसा बनता है? तो आभासी बनता है। और आभासी क्यों बनता है? क्योंकि देखिए ये आभासी किरणों द्वारा, टूटी लाइन द्वारा जो मिला जाता है उसको आभासी किरणें माना जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आभासी प्रतिबिंब क्यों है? क्योंकि आभासी किरणों द्वारा मिला हुआ है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अनंत पे है तो अनंत पे से यहाँ फोकस पे बन रहा है तो ये कैसा बनेगा? छोटा भी बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पे होता है तो उससे चलने वाली प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के बाद आभासी किरणों द्वारा ये कहाँ मिलते हैं? फोकस पे मिलते हैं। आभासी किरणों द्वारा कहाँ मिलते हैं? फोकस पे मिलते हैं। इस तरह से ये प्रतिबिंब जो है यहाँ क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो ये वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है? तो काल्पनिक, आभासी, सीधा, और वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है? छोटा होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा ही बनता है और समतल दर्पण से हमेशा बराबर बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रहे उससे प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनता है। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं कि अगर वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? तो छोटा बनता है। वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? छोटा बनता है। और कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो ये हुआ पहला स्टेज कि अगर वस्तु अनंत पे रहे तो कहाँ बनेगा। अगर हम बात करें दूसरे स्टेज की कि दूसरे स्टेज में क्या होता है, तो देखिए दूसरे स्टेज में क्या होता है, ये हो जाएगा एक अवतल दर्पण। अब देखिए ये हो गया उत्तल दर्पण की प्रधान अक्ष। ठीक है, उत्तल दर्पण की प्रधान अक्ष। अब देखिए दूसरी स्टेज क्या होती है कि अगर वस्तु अनंत पर ना रख करके इसको हम लोग फोकस
ध्रुव तथा अनंत के बीच में कर दें। इसको हम लोग क्या करें, अनंत तथा ध्रुव के बीच में कर दें। तो इस अवस्था में तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है, ये हो जाएगा हम लोग का कोई वस्तु, और यहाँ क्या होता है फोकस, और यहाँ क्या होता है वक्रता केंद्र, यहाँ क्या होता है वक्रता केंद्र होता है। तो देखिए अब अगर इस तरह से जाएगा तो ये किरणें तो ये उत्तल दर्पण से होकर के गुजरेगा, इधर चला जाएगा, एक किरणें तो इधर चला जाएगा। लेकिन अगर दूसरे किरणों की बात की जाए तो देखिए दूसरे किरणें कहाँ क्या होती है, या तो ये ध्रुव से सीधे निकल जाएगी या फिर ये कहाँ जाएगी वक्रता केंद्र से जाएगी। तो एक बात बताइए, देखिए अब ये अगर ध्रुव से जाएगी तो ये तो इधर निकल जाएगी, परावर्तन होने के बाद इधर निकल जाएगी, इधर जाएगी कि नहीं जाएगी। देखिए आप खुद देखिए, ये यहाँ से इसको अगर हम लोग एक किरण ध्रुव से निकालें तो ये जितने कोण से जाएगी उतने ही कोण से परावर्तन भी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या होता है, या तो हम लोग एक तो फोकस से गुजर जाएगा ही जाएगा, ये वाला तो फोकस से जाएगा ही जाएगा। देखिए परावर्तन के बाद तो एक फोकस से जाता ही जाता है। लेकिन अगर एक किरणों को हम लोग ये क्या करें कि इसको हम लोग सीधे अगर वक्रता केंद्र से गुजारें, तो देखिए ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही है, इस बिंदु पे मिल रही है, दोनों किरणें कहाँ मिल रही है इस बिंदु पे। या अगर हम लोग इस ध्रुव से जो किरणें निकाले हैं इसको भी अगर पीछे टूटी लाइन द्वारा खींचे तो ये भी कहाँ जा कर के मिलेगी, यहीं पे मिलेगी। इस तरह से हम तीनों किरणों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से ये वस्तु की अपेक्षा कैसा होगा, तो देखिए वस्तु की अपेक्षा कैसा होगा, तो ये बिल्कुल सीधा होगा। ये वस्तु की अपेक्षा कैसा होगा, बिल्कुल सीधा होगा। क्यों कि देखिए वस्तु भी प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के ऊपर। अब देखिए अब ऐसा स्थिति हम आप लोगों को बताए हैं कि जब वस्तु भी प्रधान अक्ष के ऊपर रहे और प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के ऊपर ही बने तो ये हमेशा काल्पनिक, सीधा और आभासी होता है। वस्तु भी नीचे रहे और प्रतिबिंब भी नीचे बने तो भी वो काल्पनिक, सीधा और आभासी ही रहता है। लेकिन वस्तु ऊपर रहे और प्रतिबिंब नीचे बने तो इस अवस्था को हम लोग वास्तविक उल्टा कहते हैं, वास्तविक और उल्टा कहते हैं। और ये स्थिति केवल अवतल दर्पण में देखने को मिलती है। ठीक है, अवतल दर्पण में दोनों स्थिति होती है, छोटी बड़ी दोनों होती है, लेकिन समतल दर्पण में केवल बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना छोटा बना है, उत्तल दर्पण में छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ये स्थिति था इसका। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाए, अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाए तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। इस तरह से ए और बी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये इसका प्रतिबिंब हो जाएगा और ये इसका वस्तु। अब देखिए इसका प्रकृति अगर कहे लिखने के लिए कि इसका प्रकृति कहे, इसका प्रकृति बताइए, तो देखिए चल इसको हम लोग पहले छोटा कर लेते हैं। देखिए इसका प्रकृति अगर कहे आपसे लिखने के लिए तो प्रकृति में क्या लिखना है, तो देखिए वस्तु की प्रकृति क्या होती है, तो वस्तु रखी कहाँ गई थी, तो इसको लिखना पड़ेगा कि जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत तथा ध्रुव, अनंत तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है, अनंत तथा ध्रुव के बीच। उत्तल दर्पण में 3 ही स्टेज होती है, ज़्यादा नहीं होती है, एक अनंत और एक ध्रुव के बीच तथा एक ध्रुव पर। और लेकिन पढ़ना होता है 2 ही लोगों का, एक अनंत तथा ध्रुव के बीच। और ध्रुव पर अगर बात करें तो ध्रुव का वहीं पे बनता है, बराबर बनता है, आभासी और सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। ठीक है, अब इसका प्रकृति कहे कि इसका प्रकृति बताइए कैसा होगा, तो देखिए वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना छोटा, वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब भी ऊपर, तो क्या लिखेंगे, अनंत तथा ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है हम लोग का, ध्रुव तथा फोकस, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, फोकस के बीच बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। और इसका प्रकृति की बात करें तो कैसा, काल्पनिक, काल्पनिक सीधा तथा वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है,
छोटा बनता है, वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर उत्तल दर्पण के अनंत तथा ध्रुव के बीच में अगर कोई वस्तु को रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच काल्पनिक, सीधा और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। अब देखिए, अब अगर बात किया जाए कि ध्रुव पर अगर वस्तु को रख दिया जाए, यानी कि अगर इसकी हम बात करें, ये हो गया कोई उत्तल दर्पण, ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है, अंदर से इसको कलई कर दिए। अब ये हो गया उत्तल दर्पण और इसके ये हो गया प्रधान अक्ष और ये हो गया ध्रुव। इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं, इसको क्या हमने मान लिया, ध्रुव, इसको हमने क्या मान लिया, ध्रुव। अब देखिए, अब वस्तु जब अनंत पे रखे थे तो इसका प्रतिबिंब बना था फोकस पे, जब अनंत और ध्रुव के बीच लाए तो इसका प्रतिबिंब बन गया ध्रुव और फोकस के बीच, यानी कि वस्तु को जैसे दर्पण की तरफ लाए, प्रतिबिंब भी किधर बना, दर्पण की तरफ आया। अब एक बात बताइए, अगर हम वस्तु को यहाँ रख दे, वस्तु को अगर हम ध्रुव पर रख दे तो इसका प्रतिबिंब दूसरा और कोई स्थान है जहाँ बन सकता है, बताइए। इसका भी प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, इसका भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी होगा। लेकिन 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 देखिए इधर, ये है उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण से हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनता है, केवल ध्रुव के ऑप्शन वाले छोड़ करके। अगर ध्रुव पर वस्तु को रखा जाता है तो इसका भी प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है और वस्तु के बिल्कुल बराबर बनता है। लेकिन बनेगा कैसा, तो काल्पनिक और सीधा ही। हमेशा उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कोई किरण आरेख आपको खींचने का नहीं मिलता है और नहीं ये एग्जाम में पूछाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ सकता है कि अगर उत्तल दर्पण के ध्रुव पर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव पर ही बनता है, वस्तु की अपेक्षा बराबर बनता है, ठीक है। तो ये सारी थी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण किस प्रकार से होता है। और अब देखिए, इस अवतल दर्पण का उपयोग किस तरह से किया जाता है या कहाँ होता है। तो देखिए, अवतल दर्पण जो होता है यह मेनली काम क्या करता है, किसी भी वस्तु को छोटा रूप बना देता है, बड़े से बड़े वस्तु को भी क्या करता है, छोटा रूप बना देता है। जैसे यहाँ देखते हैं इसको, जैसे देखिए ये क्या करता क्या है, ये किसी भी वस्तु को क्या करता है, ये छोटा रूप बना देता है, ठीक है। ये किसी वस्तु को क्या करता है, ये छोटा रूप बना देता है। जैसे देखिए, ये गाड़ी का एक साइड मिरर है, आप जानते ही हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर क्या होता है, तो देखिए, गाड़ी के साइड मिरर का मतलब होता है कि गाड़ी के बगल में जो दर्पण लगाया जाता है वो साइड मिरर के रूप में होता है। जैसे देखिए, ये हुई एक कार है कोई, इसके बगल में देखिए यहाँ पे ये लगा है, दर्पण लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, दर्पण। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड मिरर के रूप में बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइड मिरर के रूप में बोलते हैं। ये साइड यानी कि बगल वाला ये दर्पण है। अब अगर हेडलाइट की बात की जाए तो हेडलाइट का मतलब होता है कि गाड़ी के सामने वाला जो लाइट होता है, जहाँ टॉर्च जलता है, गाड़ी के सामने वाला लाइट, उसको हेडलाइट बोला जाता है। हेड मतलब होता है सामने का। लेकिन अगर साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर के रूप में ये होता है। और इसमें ये जो दर्पण है, ये जो दर्पण है, ये इस दर्पण में उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। इस दर्पण में कौन सा लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण साइड मिरर में के रूप में किस तरह से काम करता है, तो ये जो उत्तल दर्पण होता है बड़े से बड़े वस्तु को भी छोटा से छोटा रूप में बदल देता है। जैसे देखिए, यहाँ देखिए, तो ये कितनी बड़ी कार है, ये पीछे 2 3 4 कई कारें दिख रही है, ये कितनी बड़ी कार है, और महज ये इस दर्पण का ये इतनी सी छोटे से भाग में ये दिख जा रही है। ये दर्पण के इस साइड मिरर के ये छोटे से जगह पे ही दिख जा रही है, यानी उतनी बड़ी कार को ये छोटे छोटे रूप में दिखाई दे रहा है।
हालांकि ये जितना दूरी पे दिख रहा है उतना दूरी पे है नहीं। कार हमेशा जितना दूरी पे रहता है उससे कम दूरी पे दिखाई देता है उत्तल दर्पण में, क्योंकि ये आभास होता है कि गाड़ी यहाँ पर है, ये आभास होता है। अब आभास क्यों होता है? तो ये आभासी किरणों द्वारा मिलाया जाता है, जिन्हें हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो दिख रहा है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। ये क्या है? ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, आभास किरणों द्वारा ये बन रहा है, इसलिए ये एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं दिखाई देता है। यानी कि जितने दूरी पे गाड़ियाँ होती है उतनी दूरी पे ये नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो ये होता है कन्वेक्स मिरर, जिससे उत्तल दर्पण हम लोग बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? साइड मिरर के रूप में। आप आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया हो कि साइड मिरर के रूप में होता है। और क्यों होता है? क्योंकि ये उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु को छोटा रूप करके दिखा देता है। ठीक है, तो ये हो गया साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। अब देखिए, एक उत्तल दर्पण का कार में ही किया जाता है। जैसे जो जहाँ ड्राइवर जहाँ बैठता है, ठीक उसके ऊपर एक आईना शीशा लगा रहता है, जो दर्पण लगा रहता है, वो क्या होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। अब क्या होता है कि देखिए, जब ये साइड मिरर वाले जो दर्पण होते हैं, ये जो साइड मिरर के जो दर्पण होते हैं, इस साइड मिरर के दर्पण से केवल साइड वाला भाग ही दिखता है। जैसे दाहिना दर्पण से दाहिना भाग के साइड का गाड़ी या जगह या कुछ भी दिखेगा। वही बात करें बाएं वाले तरफ से, तो बाएं वाले तरफ के हिस्से में ही जितना चीज़ होगा वो दर्पण में दिखेगा। यानी कि साइड मिरर से केवल साइड वाले चीज़ें देख सकती है। जबकि अगर कोई गाड़ी मान लीजिए कि एग्जैक्ट ठीक पीछे हो, यानी कि यहीं पे अगर देखा जाए तो देखिए, ये सब गाड़ी जो है ये गाड़ियों के एग्जैक्ट पीछे है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि ये इस दर्पण के एरिया में आ जा रहा है। अगर कोई गाड़ी ठीक आगे पीछे हो, जैसे कोई गाड़ी आगे और ठीक उसी के अगर कोई पीछे गाड़ी हो, तो वो किस तरह से दिखेगा? तो इसके लिए जो होता है, गाड़ियों में ड्राइवर के ठीक सामने एक छोटा सा दर्पण लगाया जाता है। इसके लिए गाड़ियों में जो होता है, ड्राइवर के सामने एक छोटा सा दर्पण लगाया जाता है। ये भी क्या होता है? ये भी उत्तल दर्पण ही होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये जो दर्पण है ये ठीक ड्राइवर के सामने रहता है। और इस दर्पण से क्या होता है? तो ये दर्पण में ड्राइवर यूज करता है अपने पीछे बैठे हुए यात्रियों को देखने के लिए, या अपने गाड़ी के ठीक पीछे कुछ जो गाड़ियाँ होती है उन सबको देखने के लिए, कि बड़ी गाड़ी है या छोटी गाड़ी, मतलब कोई भी हो, उन सब गाड़ियों को देखने के लिए ड्राइवर इस दर्पण का उपयोग करता है। तो ये भी होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये होता है उत्तल दर्पण और वो भी होता है उत्तल दर्पण। यानी कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग, और गाड़ियों में ड्राइवर के ठीक सामने और ऊपरी हिस्सा पर जो दर्पण लगा रहता है उसमें भी उत्तल दर्पण ही होता है। और ये दर्पण क्या काम करता है? तो ड्राइवर के पीछे बैठे हुए यात्रियों को देखने के लिए लगाया जाता है, या फिर गाड़ियों के पीछे जो गाड़ियां होती है उन सबको भी देखने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह से ड्राइवर एक तरह से कहने का मतलब क्या है? ड्राइवर यात्रियों को क्या देखता है? तो ड्राइवर ये देखता है कि बैठे हुए यात्री ठीक ठाक हैं या नहीं, कोई हरकत ना कर दें। इस वजह से ये इस दर्पण का यूज किया जाता है। हालांकि इस दर्पण का मुख्य रूप से यूज होता है कि पीछे की भी गाड़ियों को देखा जा सके जो ठीक एक दूसरे के फ्रंट साइड पे हो। इस तरह से क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर दो गाड़ियां एक स्पीड से चल रही हो, तब तक अचानक सामने वाला कोई ब्रेक लगा दिया, तो अगर ब्रेक लगा दिया तो पीछे वाली गाड़ी से तो टक्कर हो ही जाएगी। तो पीछे कोई गाड़ी है या नहीं, इसको देखने के लिए इस दर्पण का यूज किया जाता है, जिससे ड्राइवर अपने गाड़ी का संचालन अच्छे ढंग से कर सके। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की आकार, स्थिति, प्रकृति। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा भी आप लोग देखे होंगे कि सड़कों पे साइड में जो पोलों पे बल्ब लगे होते हैं, बिजली के लाइट लगे होते हैं, या सोलर पैनल लगे रहते हैं, तो उस सब में भी किस चीज़ का यूज होता है? उन सब में भी जो होता है उत्तल दर्पण का ही यूज होता है, ताकि अधिक से अधिक दूरी पर प्रकाश को भेजा जा सके। ठीक है, चलिए, तो ये सारी थी उत्तल दर्पण के उपयोग, और इस तरह से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण किया जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।